दोस्तों, आज की कहानी है सफेद हिरन और दूध का कर्ज। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। पुराने जमाने की बात है, जब घरों में बिजली की जगह दिए जलते थे, जब मोबाइल और इंटरनेट का नामो निशान नहीं था और लोग एक दूसरे की आंखों में देखकर हालचाल पूछते थे। ऐसे ही दौर में एक छोटा सा गांव था, खुशबू नगर। नाम जैसा ही था ये गांव। जहां भी चलो, मिट्टी की सौंधी खुशबू, तंदूरों की रोटियों की महक और हर घर के आंगन से उठती चूल्हे की धुआं सी गंध महसूस होती थी। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाले। खेतों में मेहनत करने वाले किसान, चूड़ी पहनती हुई औरतें और खेलते हुए बच्चे, ये सब मिलकर खुशबू नगर का एक अलग ही माहौल बनाते थे। लेकिन इस गांव में एक घर ऐसा था जो बाहर से देखने में भले ही शांत और सजा संवरा लगता था, लेकिन उसके अंदर एक कहानी पल रही थी जो धीरे धीरे सुलग रही थी। उस घर की खुशबू थी सुल्ताना बेगम। उम्र 70 साल, कमर थोड़ी झुक गई थी, चाल में थकावट सी रहती थी, लेकिन आंखों की चमक आज भी वैसी ही थी जैसे किसी जवान लड़की की जो दूसरों की मदद करके सुकून पाती हो। सुल्ताना बेगम को खुशबू नगर के लोग अम्मा कहकर बुलाते थे। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठती, चूल्हे में लकड़ी डालकर आग जलाती और बड़े से तवे पर एक के बाद एक रोटियां सेंकती। उनकी रोटियों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। वो कहती थीं, भूखे पेट से कोई काम नहीं होता और किसी भूखे को खाना खिलाना अच्छी बात है। गांव का कोई भी मुसाफिर, राह चलता भिखारी, मजदूर या भूखा बच्चा सुल्ताना बेगम के घर से खाली पेट नहीं लौटते थे। उनके 3 बेटे थे, साहिल, सुहेल और नुहेल। तीनों शादीशुदा थे, बच्चे भी थे, लेकिन वक्त के साथ उनके दिल पत्थर जैसे हो गए थे। अब वो अपनी माँ की दरिया दिली को फिजूल खर्ची मानते थे। उन्हें लगता था कि माँ जो दवाइयाँ देती हैं, वो सिर्फ वक्त और पैसे की बर्बादी है, क्योंकि सुल्ताना बेगम हकीम भी थीं और फ्री इलाज करती थीं। माँ, अब जमाना बदल गया है, हर किसी की मदद करना जरूरी नहीं होता, साहिल कहता। लोग तुम्हारे नाम पर जड़ी बूटियां लेकर चले जाते हैं और लौट कर शुक्रिया तक नहीं कहते, सुहेल ताना मारता। कभी खुद के लिए भी तो सोचो, नुहेल गुस्से से कहता। लेकिन सुल्ताना बेगम सिर्फ मुस्कुरा देती। उन्होंने कभी बेटे से बहस नहीं की। उन्हें पता था कि उनके दिल अब वो पुराने नहीं रहे जो बचपन में माँ की गोद में सुकून पाते थे। सुल्ताना बेगम सिर्फ खाना ही नहीं बनाती थी, वो जड़ी बूटियों से इलाज भी करती थी। गांव में जब कोई बीमार होता तो लोग उनके पास जाते। उन्होंने ये तजुर्बा अपने पिता से सीखा था, जो खुद कभी एक मशहूर हकीम रहे थे। उनकी दवाएं असर करती थीं। कोई पेट दर्द से परेशान होता, कोई खांसी जुकाम से, कोई बुखार में तप रहा होता, सुल्ताना बेगम सबका इलाज करती। और मजे की बात यह थी कि वो कभी किसी से पैसे नहीं लेती थीं। उनकी यही आदत गांव में उन्हें सबसे अलग बनाती थी। एक दिन दोपहर के वक्त, जब सुल्ताना बेगम रोटियों की आखिरी बारी सेंक रही थीं, तभी एक औरत घबराई हुई सी आई। साथ में एक 10 साल का बच्चा था, जिसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे किसी ने उसकी छाती को कसकर पकड़ रखा हो। अम्मा, कुछ करो, मेरा बेटा सांस नहीं ले पा रहा। उस औरत की आवाज कांप रही थी। सुल्ताना बेगम ने बिना वक्त गंवाए बच्चे को जमीन पर लिटाया, उसकी नब्ज देखी, आंखों की हालत जानी और फिर झोले से 2 तरह की सूखी पत्तियां निकाली। उन्हें पीसकर चुटकी भर चूरन बनाकर पानी के साथ बच्चे को पिलाया। थोड़ी ही देर में बच्चा कुछ राहत महसूस करने लगा। देखो बेटी, सुल्ताना बेगम ने उस औरत से कहा, यह दवा तो बस थोड़ी देर की राहत देगी, लेकिन इसका सही इलाज एक खास जड़ी बूटी से होगा जो सिर्फ जंगल में मिलती है। मैं आज ही जंगल जाऊंगी, तुम लोग कल सुबह मेरे घर आ जाना, दवा तैयार मिल जाएगी, बच्चा ठीक हो जाएगा, उन्होंने भरोसे से कहा। वो औरत सुल्ताना बेगम को शुक्रिया कहकर चली गई। शाम ढलने को आई थी। गांव की गलियों में धीमे धीमे अंधेरा फैलने लगा था। चूल्हों से धुआं उठने लगा और गांव की औरतें बच्चों को घर बुलाने लगीं। लेकिन सुल्ताना बेगम ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी, एक लकड़ी का डंडा लिया और जंगल की तरफ निकल पड़ी। उनके बेटे उन्हें रोक सकते थे, लेकिन उन्हें फुर्सत नहीं थी। माँ फिर किसी के लिए जा रही हैं, सुहेल ने सुना, लेकिन टोकने की जरूरत नहीं समझी। जंगल खुशबू नगर से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे सुल्ताना बेगम भीतर बढ़ती गईं, अंधेरा घना होता गया। उनके कदम धीमे पड़ने लगे, लेकिन उनका हौसला मजबूत था। जंगल की मिट्टी भीगी हुई थी,
कहीं कहीं कीचड़ था। झाड़ियों में अजीब सी सरसराहट होती। लेकिन वो डरी नहीं। वो जानती थी कि उस जड़ी बूटी का पेड़ जंगल के अंदरूनी हिस्से में ही मिलता है। जंगल की वो वीरानी सुल्ताना बेगम के लिए नई नहीं थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो बार बार पेड़ पत्तों को गौर से देख रही थी, झाड़ियों को हटा हटा कर नीचे झांक रही थी। कभी किसी पौधे को छूकर उसकी खुशबू सूंघती, तो कभी किसी बेल को पलटकर देखती, मगर जिस खास जड़ी बूटी की तलाश थी, उसका कहीं नामो निशान नहीं था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। जंगल की हरियाली अब सुनहरी रोशनी में नहाई हुई लग रही थी, लेकिन सुल्ताना बेगम की आंखों में बेचैनी थी। बच्चा जिसके लिए वो सब कर रही थी, उसकी सांसों की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। थक कर उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपनी पोटली रखी और वहीं बैठ गईं। उम्र ने जिस्म को थका दिया था, लेकिन दिल अब भी किसी जवान औरत से कम नहीं था। उन्होंने अपनी पोटली खोली और अंदर से गुड़ और रोटी निकाली, साथ ही एक छोटी सी बोतल में रखा बकरी का दूध भी। उन्होंने सोचा थोड़ा खा पी कर फिर से कोशिश करेंगी, लेकिन जैसे ही वो पहला कौर उठाने को हुई, अचानक पास की झाड़ियों से कराहने की एक हल्की सी आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई जानवर तकलीफ में हो, घुटी घुटी सी, डर और दर्द से भरी हुई। सुल्ताना बेगम का हाथ वहीं रुक गया। पहले तो उन्होंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा, फिर वही आवाज दोबारा आई। इस बार वो थोड़ा नजदीक से सुनाई दी। उनके दिल में हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन डर से ज्यादा फिक्र का एहसास था। उन्होंने खाना वहीं रखा, डंडा उठाया और धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ी। झाड़ियां थोड़ी घनी थीं, उनमें से धूप तक नहीं आ रही थी। जैसे ही उन्होंने कुछ पत्ते हटाए, उनकी आंखें पल भर के लिए ठहर गईं। सामने जमीन पर झाड़ियों में लिपटा हुआ एक बिल्कुल सफेद हिरण पड़ा था। उसके जिस्म पर कई कांटे चुभे हुए थे, टांग से खून बह रहा था और आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो हिल भी नहीं पा रहा था, बस हल्की सी हलचल थी उसके जिस्म में। उसकी हालत देखकर सुल्ताना बेगम का दिल कांप उठा। उन्होंने फौरन अपनी दवाइयों वाली पोटली खोली और जड़ी बूटियों से एक मरहम तैयार किया। उनका हाथ कांप रहा था, लेकिन चेहरा बेहद सुकून भरा था। वो घुटनों के बल बैठीं और हिरण की टांग से कांटे धीरे धीरे निकालने लगीं। हर कांटा निकालने पर हिरण कराहता, लेकिन उसकी आंखें सुल्ताना बेगम को निहारती रहती, जैसे वो समझ रहा हो कि ये औरत उसकी मदद कर रही है, जैसे वो उन हाथों में भरोसा महसूस कर रहा हो। जब सारे कांटे निकल गए, तो उन्होंने मरहम लगाया, फिर अपनी ओढ़नी का एक टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांधी। सुल्ताना बेगम ने बड़े प्यार से उसका सिर सहलाया और अपनी पोटली से वो दूध निकाला जो उन्होंने खुद के लिए रखा था। वो कटोरी में थोड़ा सा दूध डालकर हिरण के मुंह के पास ले आईं। पहले तो वो सहमा रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने दूध पीना शुरू किया। हर घूंट के साथ सुल्ताना बेगम की आंखें भरती जा रही थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जंगल में उन्हें ऐसा कोई मिलेगा जो इस तरह उन पर भरोसा करेगा। जैसे ही उन्होंने कटोरी हटाई, उनकी नजर झाड़ियों के पीछे एक पेड़ की जड़ों पर पड़ी। वहां कुछ पत्ते थे जो उन्हें जाने पहचाने से लगे। उन्होंने पास जाकर झुककर देखा और खुशी के मारे उनकी सांसें तेज हो गईं। यही थी वो खास जड़ी बूटी जिसे वो सुबह से तलाश रही थी। उसकी पत्तियों की हल्की सी खुशबू और रंग देखकर वो पहचान गई कि यही वो पौधा है जो बच्चे की बीमारी में काम आ सकता है। उन्होंने जल्दी से कुछ पत्ते तोड़े, ध्यान से अपने झोले में रखे और फिर लौटकर हिरण के पास आईं। उसने अब आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन उसकी सांसें थमी हुई थीं। उन्होंने एक बार फिर उसके सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन कुछ सोचा। फिर वो अपनी पोटली संभालती हुई डंडा पकड़कर जंगल से बाहर चल पड़ी। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ीं, तो सुल्ताना बेगम ने उस खास जड़ी बूटी को सुखाया, उसका चूरन बनाया और फिर उससे दवा तैयार की। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और वो औरत आई जिसका बेटा बीमार था। उसके साथ उसका बेटा भी था, चेहरा पीला पड़ा हुआ, आंखें थकी हुई, लेकिन सुल्ताना बेगम को देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद जागी। उन्होंने प्यार से उसे अंदर बुलाया, एक लकड़ी की छोटी चौकी पर बिठाया और एक कटोरी में दवा लाकर दी। बच्चा चुपचाप पी गया, बिना कोई नखरा किए। उस औरत की आंखें बार बार सुल्ताना बेगम के चेहरे को देख रही थीं। दवा देने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम 2 दिन तक सुबह शाम इसे यही दवा देना, फिर देखना ये कैसे दौड़ता है। वो औरत रोते हुए बोली, अम्मा, आपने जो किया है उसका बदला नहीं चुका सकते हम, लेकिन बताइए कितना देना है आपको। सुल्ताना बेगम ने हौले से उसकी हथेली पर हाथ रखा और कहा,
बेटी, इंसान के काम आने का कोई दाम नहीं होता। तू बस अपने बेटे की मुस्कान संभाल कर रखना, वही मेरी फीस है। उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सुल्ताना बेगम को आदाब किया और बच्चा भी मुस्कुराने लगा। बाहर खड़े तीनों बेटे, साहिल, सुहेल और नुहेल, ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी थी और कहीं ना कहीं एक बेचैनी भी। उनकी माँ इतनी उम्र में जंगल जाकर दवा ढूंढ कर लाई थी, वो भी बिना किसी मतलब के, और अब किसी से 1 रुपया तक नहीं ले रही थी। तीनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, जैसे पूछना चाह रहे हों, क्या वाकई हमारी माँ ठीक कर रही हैं? वक्त गुजरता गया। 2 महीने बीत गए थे उस दिन को, जब उन्होंने जंगल में उस घायल सफेद हिरण की मदद की थी और साथ ही उस बच्चे की जान बचाने वाली जड़ी बूटी भी ढूंढ लाई थी। गांव वाले अब और भी ज्यादा मानने लगे थे कि सुल्ताना बेगम सिर्फ हकीम नहीं है, बल्कि अच्छी इंसान भी हैं। कोई पेट दर्द से बेहाल आता, कोई बुखार में तपता हुआ, कोई जख्म लेकर, हर किसी के लिए उनके पास कुछ ना कुछ होता। और सबसे बड़ी बात, उनके लफ्जों में वो तसल्ली होती जो किसी दवा से कहीं ज्यादा असर करती थी। लेकिन घर के अंदर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। तीनों बेटे, साहिल, सुहेल और नुहेल, अब कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगे थे। उनकी बीवियों के चेहरे पर चिड़चिड़ापन था और बच्चों की आंखों में माँ बाप की बातें भरने लगी थीं। एक शाम, जब आसमान में काले बादल घिर आए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिसमें नमी भी थी और एक अजीब सी घुटन भी, तीनों बेटे अपने कमरे में बैठे थे। दरवाजा बंद, आवाजें धीमी लेकिन अंदाज तीखे। साहिल ने भारी सांस लेकर कहा, अम्मी को समझ नहीं आता कि अब जमाना बदल गया है। हम रोज अपने बच्चों के लिए सोचना छोड़ दें और ये हर मुसाफिर को खाना खिला खिलाकर घर का सामान खत्म कर दें। सुहेल ने फौरन जोड़ा, अब्बू की जो जमीन बची है, उसे भी शायद ये किसी गरीब को दे ही देंगी। और वो जेवर जो अब्बू ने हमारे लिए छोड़े थे, वो भी अलमारी में पड़े पड़े किसी दिन लंगर की भेंट चढ़ जाएंगे। नूहेल अब तक चुप था, लेकिन उसने भी धीरे से कहा, अगर अम्मी न होती तो शायद हमारी जिंदगी कुछ आसान हो जाती। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कमरे से थोड़ी ही दूर दालान में बैठी सुल्ताना बेगम चुपचाप धागा पिरो रही थी। उनके हाथ थमे नहीं थे, लेकिन कान सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने एक भी आंसू नहीं बहाया, लेकिन उनके दिल में एक ऐसी दरार पड़ चुकी थी जो शायद अब कभी नहीं भरनी थी। वो वही औरत थी जिन्होंने इन्हीं बेटों को अपने हाथों से पाला था। बुखार में पूरी रात उनके सिर पर गीला कपड़ा रखती थी, बारिश में भीगकर भी उनके लिए चूल्हा जलाती थी। और आज वही बेटे उनके लिए बोझ जैसे बोल रहे थे। उसी रात की बात है, जब उन्होंने सुहेल की बीवी से बस इतना कहा, बेटी, जरा थोड़ा सा अचार मिल जाएगा क्या? तो जवाब मिला, अम्मा, खुद ले लीजिए, मेरा बच्चा रो रहा है। अल्फाज छोटे थे, मगर असर बहुत गहरा था। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि अब वो इस घर की जरूरत नहीं रही। अब उन्हें कोई पलट कर नहीं पूछता। अब उनकी मौजूदगी बोझ लगने लगी है। उन्हें याद आया वो वक्त जब उनकी रसोई में हर तरफ रौनक होती थी, जब बच्चे सुबह उनके बनाए परांठे खाकर स्कूल जाते थे। और अब वही बच्चे चुपचाप दरवाजा बंद करके बातें कर रहे थे, जैसे कोई सौदा तय कर रहे हों। अगले दिन सुबह की चाय अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि साहिल ने बात छेड़ दी, अम्मी, देखिए, अब महंगाई बहुत बढ़ गई है। बीवियां रोज शिकायत करती हैं, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे अलग। क्या आप कुछ दिनों के लिए चाची के घर नहीं जा सकती? आवाज में नरमी का दिखावा था, लेकिन लहजे में हुक्म छुपा हुआ था। सुल्ताना बेगम समझ गईं। ये कोई सलाह नहीं थी, ये सीधा साफ हुक्म था। जाओ, यहां से कुछ दिन के लिए नहीं, शायद हमेशा के लिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उठी और अपने कमरे में चली गईं। वहां जाकर उन्होंने अपनी पुरानी संदूकची निकाली, जिस पर अब भी उनके मरहूम शौहर का नाम लिखा था। उस संदूकची में बस कुछ पुरानी चिट्ठियां थीं, उनकी शादी का जोड़ा और एक तस्वीर, जिसमें वो दोनों साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने वो तस्वीर उठाई, कुछ पल तक उसे देखा और फिर हल्की सी रुलाई गले में आकर अटक गई। वक्त बीतता गया। एक रात की बात है। उस रात आसमान पर तारे नहीं थे, सिर्फ काले बादल थे। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरा गांव थककर नींद में डूबा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जाग रहा था। सुल्ताना बेगम के घर के अंदर हलचल थी। तीनों बेटे, साहिल, सुहेल और नुहेल, धीरे धीरे तैयार हो रहे थे, जैसे कोई चोरी करने निकले हों। अंधेरे कमरे में टिमटिमाती हुई एक मोमबत्ती के पास वो कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे। बाहर आंगन में सुल्ताना बेगम पुराने तकिए के सहारे बैठी थी।
नाम आंखों से छत की ओर देखती हुई, जैसे किसी पुराने ख्याल को पकड़ने की कोशिश कर रही हूं। अचानक साहिल बाहर आया और बहुत नरमी से बोला, अम्मी, चलिए, थोड़ी देर के लिए जंगल चलना है। एक काम है, जरूरी है। सुल्ताना बेगम ने उसकी आंखों में देखा और कुछ पल को सोचती रहीं। फिर उन्होंने हौले से पूछा, कहाँ ले जा रहे हो बेटा, इस वक्त रात में? सुहेल ने जल्दी से कहा, बस पास ही चलना है अम्मी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उनकी आवाज में वो मोहब्बत नहीं थी जो एक बेटे की मां के लिए होती है। लेकिन सुल्ताना बेगम ने कुछ नहीं कहा। वो समझ रही थी कि जो हो रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। मगर फिर भी, जैसे हर मां अपने बच्चों के झूठ को भी मान लेने का हुनर रखती है, उन्होंने खुद को समझाया कि शायद सच में कोई जरूरत रही हो। तीनों बेटों ने मिलकर एक बैलगाड़ी निकाली। रात के सन्नाटे में गाड़ी की लकड़ियों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। सुल्ताना बेगम को बैठाया गया। उनकी थरथराती आवाज में फिर एक बार सवाल उठा, बेटा, जंगल में कौन सा काम है इस वक्त? मगर इस बार कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ चुप्पी थी, भारी और डरावनी। सुल्ताना बेगम ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। बैलगाड़ी अब जंगल के उस हिस्से में दाखिल हो चुकी थी जो आम तौर पर लोग दिन में भी अकेले पार करने से डरते थे। वहां झींगुरों की आवाज के सिवा कुछ नहीं था। पेड़ इतने घने थे कि चांदनी तक नहीं पहुंच पा रही थी। गाड़ी रुकी। सुहेल ने मां का हाथ पकड़ा और गाड़ी से नीचे उतारा। सुल्ताना बेगम लड़खड़ाते हुए उतरी। साहिल ने कहा, अम्मी, माफ करना, लेकिन अब हमें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना है। आपको यहां रहना होगा। हम अब और नहीं कर सकते। ये सुनते ही सुल्ताना बेगम की आंखों में जैसे कोई बुझती हुई रोशनी और बुझ गई। उन्होंने चाहा कि कुछ कहें, लेकिन गले में कोई आवाज नहीं बची थी। तीनों बेटे मुड़ने लगे। नुहेल एक बार पलटा। उसकी नजर मां पर पड़ी, जो एक पुराने पेड़ के सहारे खड़ी थी। लेकिन उसने खुद को रोक लिया और कदम तेज कर दिया। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक हलचल हुई। पहले तो लगा कि कोई जानवर होगा, लेकिन फिर अंधेरे में एक चमकती हुई परछाई दिखाई दी। वो कोई जानवर नहीं, बल्कि एक सफेद हिरन था। इतना सफेद कि उसकी खाल पर चांदी जैसी रोशनी पड़ रही थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। वो एक तक तीनों भाइयों को देख रहा था। अगले ही पल हिरन ने एक हल्की सी चाल से उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया। साहिल के चेहरे पर डर की लकीरें खींच गईं। सुहेल की सांसें तेज हो गईं और नुहेल तो पीछे हटने लगा। हिरन कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, बस चलता रहा उनकी तरफ। जैसे जैसे वो नजदीक आया, उनकी हालत और भी खराब होती गई। साहिल ने हड़बड़ाकर कहा, भागो! और तीनों भाई जंगल की दूसरी ओर अंधेरे में भाग गए, अपनी जान बचाकर। वहीं दूसरी तरफ सुल्ताना बेगम उस पेड़ के पास खड़ी ये सब देख रही थीं। उनके हाथ कांप रहे थे, पैर सुन्न हो गए थे। उन्हें लगा अब ये हिरण उन पर हमला करेगा, लेकिन हुआ इसका उलट। हिरण धीरे धीरे उनके पास आया, बहुत धीरे, जैसे वो भी डरा हुआ हो। पास आकर उसने बिना कोई आहट के अपनी गर्दन सुल्ताना बेगम की गोद में रख दी। उस पल सुल्ताना बेगम के अंदर का सारा डर, सारा गुस्सा, सारी थकावट बह गई। उन्होंने कांपते हाथों से उसकी गर्दन को सहलाया। सुल्ताना बेगम की आंखें भर आईं। अचानक उन्हें उस पैर पर पट्टी का निशान दिखा। ये वही हिरन था जिसे उन्होंने 2 महीने पहले घायल हालत में जंगल में देखा था, जिसकी जान बचाई थी, जिसे दूध पिलाया था। वो रात वहीं बीत गई। सुल्ताना बेगम उसी पेड़ के पास जमीन पर बैठ गईं और हिरन उनके पास खड़ा रहा, जैसे कोई पहरेदार हो। रात भर ना कोई डर रहा, ना ठंड महसूस हुई, ना भूख लगी। बस एक सुकून था जो अपनेपन से भरा था। सुबह की पहली किरण जैसे ही पेड़ों के बीच से छनकर आई, हिरन ने अपनी गर्दन उठाई और सुल्ताना बेगम की तरफ देखा। फिर उसने अपनी चाल धीमी कर ली और आगे आगे चलने लगा। सुल्ताना बेगम उठी और उसके पीछे चल पड़ी। वो जानती थीं कि यह सफेद हिरन उन्हें कहीं ले जाना चाहता है। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक छोटा सा झरना बह रहा था। पास ही एक गुफा थी जिसमें धूप की हल्की सी किरण गिर रही थी। चारों ओर हरे पेड़ थे, जमीन पर नरम घास थी और हवा में फूलों की महक थी। सुल्ताना बेगम वहीं बैठ गईं और हिरन उनके पास आकर बैठ गया। जिंदगी एक बार फिर नए मोड़ पर आ चुकी थी। कभी जो घर की रसोई में हर सुबह रोटियां सेंकती थीं, अब वो औरत जंगल की गुफा के किनारे बैठकर सूखी टहनियों और छालों से छोटी छोटी रस्सियां बुन रही थीं। वो रोज सुबह उठती, पास के झरने से थोड़ा सा पानी लाकर कुल्ला करती,
कुछ पत्तियां इकट्ठी करती जिनसे दिन भर के लिए कोई रस्सी या छोटी सी चटाई बुन सके। ये सब अब रोज का हिस्सा बन चुका था। एक शाम सुल्ताना बेगम झरने के किनारे बैठी थीं। उन्होंने पेड़ों के झुरमुटों की तरफ देखा और सोचा, आज तो काफी देर हो गई है, अभी तक मेरा हिरण बेटा लौटा नहीं। चिंता ने धीरे धीरे पैर फैलाने शुरू किए और तभी दूर से कुछ सरसराहट की आवाज आई। हिरण आ गया था, लेकिन जैसे ही वो पास आया, सुल्ताना बेगम की आंखें फैल गईं। उसकी टांग से खून बह रहा था और वो लंगड़ा रहा था। वो फौरन दौड़कर उसके पास पहुंची। हिरण जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी वहीं थीं, भीगी हुईं और उस दर्द से भरी जो शायद लफ्जों में नहीं कहा जा सकता। सुल्ताना बेगम ने बिना वक्त गंवाए झरने से पानी लाया, अपने आंचल को फाड़कर पट्टी बनाई और पोटली से वो जड़ी बूटियां निकाली जिन्हें उन्होंने अब अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए संभाल कर रखा था। उन्होंने उसकी टांग को धीरे धीरे साफ किया, घाव को धोया और फिर लेप लगाकर पट्टी बांधी। पूरे वक्त वो बार बार कहती रही, क्या हो गया तुझे बेटा? कहाँ गया था? किसने तुझ पर हमला किया? लेकिन हिरण चुपचाप बस उन्हें देखता रहा। अब सुल्ताना बेगम उसे नाम से नहीं बुलाती थी। अब वो बेटा बन चुका था। एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं था, लेकिन एहसास उससे गहरा था। वहीं दूसरी तरफ गांव में अब लोग बातें करने लगे थे। कुछ औरतें आपस में फुसफुसा रही थीं। इतने दिन हो गए, सुल्ताना बेगम दिखी ही नहीं। एक बुजुर्ग सलीम चाचा ने एक दिन साहिल को टोका, बेटा, अम्मा कहाँ हैं? सब ठीक तो है? साहिल ने बड़ी सफाई से जवाब दिया, चाचा वो अपनी बहन के यहाँ गई हैं, थोड़े दिन आराम के लिए। लेकिन सलीम चाचा की आंखें वो नहीं थीं जिन्हें झूठ धोखा दे सके। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में शक का बीज बो दिया गया था। गांव के कुछ बच्चों ने भी सुना था कि तीनों भाई एक रात बैलगाड़ी लेकर कहीं गए थे और लौटे तो अकेले थे। धीरे धीरे तीनों भाइयों को एहसास होने लगा कि मां को जंगल में छोड़ देने का फैसला शायद ठीक नहीं था। वो अब उन्हें नींद में भी सता रहा था। जब भी अंधेरे में कोई सरसराहट होती, उन्हें लगता जैसे मां की साया आ रही है। और साहिल की बीवी तो कई बार उठकर कहती, मैंने अभी अभी आंगन में अम्मा की परछाई देखी थी। दूसरी तरफ सुल्ताना बेगम जंगल में आराम से रह रही थी, लेकिन जंगल में एक दिन सब कुछ जैसे बदल सा गया। हिरण कहीं दूर गया था, शायद खाने की तलाश में, और सुल्ताना बेगम अपनी गुफा के बाहर बैठी थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक हलचल हुई। पहले तो उन्होंने सोचा कोई बंदर होगा या कोई जंगली गीदड़, लेकिन फिर वो हरकत तेज हुई। एकदम से झाड़ियों से एक चीता निकला। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में साफ नजर आ रहा था। भूख थी, बहुत गहरी खतरनाक भूख। वो धीरे धीरे सुल्ताना बेगम की ओर बढ़ा। सुल्ताना बेगम के हाथ से उनकी रस्सी गिर गई। उनके होठों से कोई अल्फाज नहीं निकला। सांस जैसे गले में अटक गई। भागना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उनके हाथ कांप रहे थे, शरीर सुन्न हो चुका था। और तभी एक झटके से एक सफेद परछाई तेजी से सामने आई। वो सफेद हिरन था। उसके शरीर पर अब भी पुराने जख्मों की पट्टी थी, लेकिन उसकी चाल में अब कोई कमजोरी नहीं थी। उसने पूरी ताकत से चीते को टक्कर मारी। चीता लड़खड़ाया, लेकिन वापस पलटा। वो लड़ाई जो वहां शुरू हुई, वो सिर्फ जान बचाने की नहीं थी, वो एक रिश्ता बचाने की लड़ाई थी। हिरण और चीते के बीच टक्करें होती रहीं। सुल्ताना बेगम चीख नहीं पा रही थीं, बस कांपते हाथों से जमीन पर पड़े पत्थर को मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था। हर बार जब हिरण गिरता, वो आंखें बंद कर लेती, और हर बार जब उठता, उनकी सांस वापस आती। आखिरकार हिरण ने एक जोरदार टक्कर के बाद चीते को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चीता डर के मारे जंगल में भाग गया, लेकिन जीतने वाला ये हिरण अब जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर खून से सना हुआ था और सांसें टूटी टूटी चल रही थीं। सुल्ताना बेगम दौड़कर उसके पास आईं, उसके माथे को अपनी गोद में रखा और रोने लगी। उन्होंने उसकी गर्दन को सहलाते हुए कहा, बेटा, तू ना होता तो आज मेरी लाश होती। हिरण ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून था, वो ऐसा था जैसे किसी बच्चे को मां की गोद में चैन मिल गया हो। वक्त बीतता गया। सुल्ताना बेगम के लिए हर दिन कुछ नया लाता था। वो अब उस गुफा की दीवारों को देखकर डरती नहीं थीं, बल्कि उन्हें अपनापन महसूस होता था। रात की सरसराहट अब उन्हें डराती नहीं थी, बल्कि लगता था जैसे कोई अपना आसपास है। सफेद हिरण अब उनका बेटा बन चुका था। वो उसकी हर चाल, हर आहट को पहचानने लगी थी। हर सुबह की शुरुआत
अब एक खास लय में होती। जैसे ही पहाड़ी के पीछे से हल्की धूप की लकीरें गुफा के दरवाजे तक पहुंचती, हिरन बाहर खड़ा हो जाता। उसकी थूथन से एक नरम सी सीटी जैसी आवाज निकलती, जैसे वो अपनी मां को जगा रहा हो। सुल्ताना बेगम उस आवाज को सुनते ही आंखें खोलती और मुस्कुराकर कहती, आ गया मेरा बेटा, चलो अब दिन शुरू करें। फिर वो उठकर झरने की ओर जाती, चेहरे पर पानी के छींटे मारती और थोड़ी सी धूप में बैठकर अपनी पुरानी चादर को फैलाकर सूखने देती। वहीं बैठकर वो जंगल से लाई गई पुरानी छालों को बुनती, छोटी छोटी रस्सियां और टोकरियां बनाती, जैसे अब भी उनके हाथ किसी घर के काम में लगे हों। ये गुफा उनका घर बन चुकी थी और जंगल की जमीन अब उनका आंगन। हिरण कभी कभी काफी दूर तक निकल जाता और जब लौटता तो उसके मुंह में ताजे बेर होते, जंगली अमरूद या कोई मीठी जड़ जो उसने बड़ी मेहनत से खोजकर लाई होती। कभी कभी उसके शरीर पर मिट्टी लगी होती, जैसे बहुत दूर कहीं से लाया हो। सुल्ताना बेगम हंसकर कहती, अरे पगले, तू मेरे लिए इतनी दूर क्यों जाता है? मुझे तो सूखी रोटियों में भी सुकून मिलता था। तूने तो जैसे मुझे जंगल की शहजादी समझ लिया है। उनकी आवाज में अब भी वही पुराना सलीका था, वही अपनापन, वही मां का अंदाज। जब वो हिरण की आंखों में देखती तो उन्हें अपने तीनों बेटों का चेहरा याद आ जाता। लेकिन फर्क ये था कि उन बेटों की आंखों में अब कोई अपनापन नहीं बचा था, सिर्फ मतलब रह गया था। और इस बेजुबान जानवर की आंखों में इतनी मोहब्बत, इतनी वफादारी थी कि सुल्ताना बेगम को लगता, ये हिरण मेरे बेटे की तरह है। जंगल की वो वादी अब जैसे सुल्ताना बेगम और सफेद हिरण के लिए एक पूरा मुल्क बन चुकी थी। और फिर एक दिन उस सुकून भरी वादी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उस खामोशी को चीर दिया। दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आ रही थी, परिंदे उड़ने लगे और सफेद हिरण ने चौकन्नी निगाहों से पहाड़ी की ओट की तरफ देखना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में आवाज और तेज हो गई। अब उसमें इंसानी हलचल भी शामिल थी। लोगों की आपस में बातें करने की धीमी तेज आवाजें, ऊंटों की गर्राहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, ये सब उस जंगल के लिए अजनबी था। सुल्ताना बेगम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थीं। उन्होंने धीरे से उठकर अपने आंचल को ठीक किया और अपनी नजर उस रास्ते पर टिकाई जो झरने के पास से होकर गुजरता था। तभी पेड़ों के झुरमुटों को चीरते हुए एक काफिला दिखाई दिया। चमचमाते कपड़ों में एक नौजवान मर्द सबसे आगे घोड़े पर सवार था। उसके पीछे कई ऊंट, कई घोड़े और कुछ सिपाही थे जो पूरी तहर से सज धज कर निकले थे। वो नौजवान, जिसकी उम्र मुश्किल से 30 साल रही होगी, चेहरे से रौबदार लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। चेहरे पर शान और शौकत का असर साफ झलकता था, मगर आंखों में नमी का हल्का सा असर था। शायद तजुर्बे की वजह से, शायद दुनिया को पहचानने की वजह से। उसका नाम था बहादुर खान, एक जाना पहचाना नाम, दूर दराज के इलाकों में मशहूर एक अमीर सौदागर, जिसके कारवां शहरों से शहरों तक सफर करते थे। वो कारोबार करने के साथ साथ नई जगहों को जानने, वहां के लोगों से मिलने और उनकी जिंदगी को महसूस करने में भी दिलचस्पी रखता था। और जब उसकी नजर उस पहाड़ी की ओट में बनी छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी, तो वो घोड़े से उतर गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया कि यहीं रुकें और खुद धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो पास आया, उसके कदम धीमे होते गए। ये वाकई हैरान करने वाली बात थी। एक डरावने और घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी, उसके सामने बैठी एक बूढ़ी औरत जो चेहरे से थकी हुई जरूर लग रही थी, लेकिन आंखों में ऐसा सुकून था जो शायद किसी अमीर के पास भी नहीं होता। और उसके पास बैठा था एक सफेद हिरण, एकदम शांत, अलसाया हुआ, लेकिन पूरी तरह चौकन्ना। बहादुर खान ने आगे बढ़कर आदाब किया और बहुत अदब से पूछा, अम्मा, आप यहाँ इस जंगल में अकेली, और ये सफेद हिरन, मैंने आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा। सुल्ताना बेगम ने धीरे से मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, बेटा, मैं अकेली कहाँ हूं, ये जंगल मेरा घर है और ये हिरण मेरा बेटा। जब मेरे असली बेटों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, तब इस बेजुबान ने मुझे मां समझा। उनकी बातों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक ठहरा हुआ दर्द था जो आंखों की गहराई में उतरता चला गया। बहादुर खान कुछ पल तो खामोश खड़ा रहा, जैसे लफ्जों ने उसका साथ छोड़ दिया हो। फिर उसने झोपड़ी के पास घुटनों के बल बैठकर बड़ी नरमी से पूछा, अम्मा, क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा क्या हुआ था जो आपको इस जंगल में रहना पड़ा?
पहले तो सुल्ताना बेगम ने सिर लटका लिया, जैसे वो अपनी जिंदगी की किताब फिर से खोलना नहीं चाहती थी। लेकिन जब बहादुर खान ने फिर से गुजारिश की, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। गांव की मिट्टी की खुशबू से लेकर बेटों की बेरुखी तक, इलाज की सेवा से लेकर जंगल के सफेद हिरन तक, हर एक मोड़ जैसे उनके दिल की गहराई से बहकर बाहर आ रहा था। बहादुर खान की आंखें नम होती जा रही थीं। वो सारा वक्त चुपचाप सुनता रहा, बीच में कोई सवाल नहीं किया, कोई बात नहीं काटी। जब कहानी खत्म हुई, तो वो कुछ पल खामोश रहा और फिर बहुत नरमी से बोला, अम्मा, आपने आज मुझे एहसास का असली मतलब सिखा दिया। मैं आपको ऐसे हाल में नहीं छोड़ सकता। मेरी दुनिया में जितनी भी दौलत है, जितना भी सुकून है, अब वो आपके बिना अधूरा है। मेरे पास हर चीज है, मगर माँ नहीं। और आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ मिल गई है। सौदागर बहादुर खान ने एक ठहरी हुई आवाज में सुल्ताना बेगम से कहा, अम्मा, आप यहाँ तकलीफ में हैं। आइए, मेरे साथ मेरे घर चलिए। वहां आपको भी सुकून मिलेगा और आपके इस हिरण बेटे की भी पूरी हिफाजत होगी। उसकी आंखों में जो चमक थी, उसमें कोई बनावा नहीं था, कोई दुनियादारी नहीं थी, बस एक साफ दिल की मोहब्बत थी। सुल्ताना बेगम ने कुछ नहीं कहा, पहले सफेद हिरण की तरफ देखा, और जैसे हर बार, इस बार भी उनके दिल का जवाब उसकी आंखों में छुपा था। हिरण ने धीरे से आकर अपना सिर उनकी झोली में रख दिया, जैसे वो खुद कह रहा हो कि अब वक्त आ गया है, अब चलना चाहिए। काफिले की रवानगी शुरू हुई। ऊंटों पर सामान था, घोड़ों पर सवार सिपाही, और बीच में एक खास पालकी थी जिसमें सुल्ताना बेगम बैठी थी। हिरण्य कभी पैदल उनके पास चलता, कभी पालकी की छाया में सुस्ताता। काफिला शहर की ओर जा रहा था, लेकिन उसके साथ एक नई कहानी भी चल रही थी। जंगल की मां अब शहर में कदम रखने वाली थी। कुछ ही दिनों में रास्तों के उतार चढ़ाव पार करते हुए आखिरकार वो दिन भी आया जब काफिला एक बड़े शहर में दाखिल हुआ। चौड़ी सड़कों पर लोग रुक रुक कर देख रहे थे। एक चमचमाता काफिला, जिसके बीच में एक बूढ़ी औरत और उसके साथ एक सफेद हिरन। लोग हैरान थे, लेकिन ये मंजर सिर्फ एक हैरत का नहीं, एक कहानी का हिस्सा बनने जा रहा था। सौदागर का घर शहर के सबसे रोशन इलाके में था। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, बाग बगीचे, फव्वारे, रंग बिरंगे पर्दों से सजे हुए कमरे। सुल्ताना बेगम जैसे ही उस बड़े से घर में दाखिल हुईं, उनका दिल जैसे एक पल को रुक गया। वो जो सारी जिंदगी मिट्टी के आंगन और चूल्हे की आंच में बसर करती आई थीं, अचानक ऐसे महल नुमा घर में आकर खुद को कहीं खोया हुआ सा महसूस करने लगी। अंदर जाते ही सौदागर ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, ये सब अब आपका है। लेकिन सुल्ताना बेगम ने बहुत प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, मुझे इन बड़े कमरों में घुटन होती है। मुझे तो बस एक कोना दे दो, जहां मैं अपनी सादगी से जी सकूं। वहीं मेरी हवेली या झोपड़ी होगी। सौदागर ने बिना देर किए अपने बड़े से आंगन के एक कोने में एक छोटी सी सादी सी झोपड़ी बनवा दी। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत, और झोपड़ी के सामने एक नीम का पेड़। बस यही उनका महल बन गया। और उसी झोपड़ी के सामने सफेद हिरण का ठिकाना बना, जहां वो दिन भर बैठा रहता, आने जाने वालों पर नजर रखता और सुल्ताना बेगम की हर आवाज पर कान लगाकर खड़ा हो जाता। सौदागर की बीवी, जो पहले इस अजनबी बूढ़ी औरत और एक जानवर से थोड़ी हिचकिचाहट में थी, धीरे धीरे बदलने लगी। पहले तो वह हिरन से डरती थी। उसका अचानक उठना, गहरी आंखों से सबको देखना, ये सब उसे चौंका देता था। लेकिन फिर उसे समझ में आने लगा कि वो जानवर नहीं, एक वफादार साथी है। वह न भौंकता है, न दहाड़ता है, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून होता है। और सुल्ताना बेगम, उनका तो हर काम अब भी वैसा ही था जैसा हमेशा से रहा था। वे सुबह जल्दी उठती, सबसे पहले अपनी झोपड़ी के सामने नीम के नीचे बैठती और कुछ परिंदों को दाना डालती। फिर रसोई में जाती, अपनी नई जिंदगी की पहली रोटी बनाती और उसमें से पहला टुकड़ा अपने बेटे सफेद हिरण को खिलाती। उसके बाद वो गरीबों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती। उन्होंने सौदागर से कहा, बेटा, अगर तू मुझे यहां लाया है तो मुझे वही करने दे जो मैं अब तक करती आई हूं। सौदागर ने बिना एक लफ्ज बोले अनाज के गोदाम खोल दिए और कहा, जितना चाहिए मां, इस घर की रौनक अब आपसे जुड़ी है। धीरे धीरे शहर में खबर फैलने लगी। पहले लोग फुसफुसाकर बात करते, सौदागर के घर एक बूढ़ी आई है जंगल से, उसके साथ एक सफेद हिरण रहता है।
फिर वो खबर बनी, उस हिरण की मां के हाथ की रोटी में तो जैसे जादू है। और फिर वो एक कहानी बन गई। उस मां के पास ऐसी दवाएं हैं जो मुश्किल मर्ज को ठीक कर देती हैं। अब हर रोज सुबह सौदागर के आंगन के बाहर गरीबों की कतार लगने लगी। कोई इलाज के लिए आता, कोई रोटी के लिए। और सुल्ताना बेगम सबका इस्तकबाल वैसे ही करती जैसे गांव में किया करती थी। एक मुस्कान, एक गर्म रोटी और एक तसल्ली भरा लफ्ज। हिरण अब इस महल के आंगन का चौकीदार बन चुका था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन अगर कोई बदनीयती से आता तो उसकी आंखें शायद समझ लेती थीं। वो हर बच्चे के साथ खेलता, लेकिन जब सुल्ताना बेगम आराम कर रही होती तो एक पहरेदार की तरह उनकी चौखट पर बैठ जाता। सौदागर के घर में अब एक नई रौनक आ गई थी। जहां पहले सब कुछ दिखावे में था, अब वहां सादगी की खुशबू भर गई थी। सौदागर का कारोबार भी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगा। सौदा फायदा देने लगा, रिश्ता वफा निभाने लगा। वो खुद भी समझने लगा था कि सुल्ताना बेगम की मौजूदगी अब उसके घर की रौनक है, और हिरण अब उसका सबसे वफादार साथी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सुल्ताना बेगम की झोपड़ी से निकलती रोटियों की खुशबू अब शहर भर में फैलने लगी थी। उनकी मुस्कुराहट में एक ऐसा सुकून था जो किसी की भूख को भी दबा देता और किसी के दुख को भी। सुबह से शाम तक उनके पास आने वालों की कमी नहीं थी। कोई बीमार, कोई भूखा, कोई टूटा हुआ। सब एक बूढ़ी औरत और एक सफेद हिरन से मिलने आते, और जब जाते तो जैसे उनके अंदर कुछ नया भर गया हो। सुल्ताना बेगम ने कभी कुछ नहीं मांगा, न कोई नाम, न कोई शोहरत। सिर्फ एक कोना मांगा था, जिसमें वो अपने बेटे हिरण के साथ दो वक्त की रोटी और थोड़े से सुकून के साथ जी सकें। और अब वही कोना पूरे शहर की उम्मीद बन गया था। लेकिन जहां एक तरफ ये शहर रोशन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ उस पुराने गांव में अंधेरा गहराता जा रहा था, जिसका नाम था खुशबू नगर। वो गांव जहां सुल्ताना बेगम ने पूरी जिंदगी बिताई थी, जहां कभी उनके बनाए खाने की खुशबू हर गली में बसी रहती थी। अब वही गांव सूखे की मार झेल रहा था। कई महीनों से एक बूंद बारिश नहीं हुई थी। खेत जो कभी हरे भरे थे, अब सूखे पड़े थे। मिट्टी अब धूल बनकर उड़ रही थी, और कुएं के पानी की तली अब बस एक डरावना सा अंधा कुआं बन चुकी थी। गांव के मवेशी भूख और प्यास से धीरे धीरे गिरते जा रहे थे। सबसे बुरी हालत उसी घर की थी जहां कभी सुल्ताना बेगम रहती थीं। साहिल, सुहेल और नुहेल का घर। वो तीनों बेटे जो कभी अपनी मां को फिजूल खर्ची और बोझ समझते थे, अब खुद दाने दाने के लिए तरस रहे थे। जो दौलत उन्होंने एकजुट की थी, मां से अलग हो जाने के बाद वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। और फिर भी बाजार में अनाज नहीं था। पैसा हो या ना हो, रोटी किसी को नहीं मिल रही थी। बच्चों की आंखों के नीचे काले घेरे थे। औरतें अब बिना बोले दिन भर बैठी रहती थीं, और तीनों भाई अब एक दूसरे से नजरें मिलाने से कतराते थे। मां के बिना घर अब चार दीवारों से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। अब उन तीनों को वो वक्त याद आने लगा था जब मां हर सुबह उठकर सबसे पहले चूल्हा जलाती थी। उनके हाथों से जब पहली रोटी सिकती थी तो पूरा घर महक उठता था। बच्चे हंसते थे, उनकी बीवियां मुस्कुराती थीं, और मां सबको खिलाकर सबसे आखिर में खुद खाती थी। अब वही बच्चे भूख से बिलखते तो मां का चेहरा उनकी आंखों में घूम जाता। वो मुस्कुराती हुई अम्मा, जो दिन भर गांव के फटे हाल लोगों को भी खिलाने के बाद अपने बेटों के सामने बिना थके रोटियां रखती थीं। गांव के लोग भी अब चुप नहीं थे। जिन लोगों ने कभी उनके घर की रोटियां खाई थीं, अब वो गुस्से में थे। कुएं पर पानी भरने वाली औरतें कहती, तुम्हारी मां होती तो आज हम में से कोई भूखा ना सोता। तुम लोगों ने जिसे बोझ समझा, वो तो पूरी बस्ती का ख्याल रखती थी। बच्चों की किलकारियां अब सिसकियों में बदल चुकी थीं, और उस घर में बस पछतावे की आवाजें गूंजती थीं। तभी एक दिन गांव में एक मुसाफिर आया। वो थका हारा था। उसके चेहरे पर धूल थी, लेकिन आंखों में चमक थी। वो गांव के चौपाल पर रुका और वहां बैठे कुछ लोगों से पानी मांगा। जब पानी पी चुका तो खुद ही बोल पड़ा, तुम लोगों ने सफेद हिरण की मां का नाम सुना है? गांव के कुछ लोग चौंके। कौन मां? किसी ने पूछा। मुसाफिर बोला, एक शहर है, दूर है यहां से, लेकिन वहां एक औरत है जिसके पास एक सफेद हिरण रहता है। लोग उसे सफेद हिरण की मां कहते हैं। सुना है वो सबको खाना खिलाती है, मुफ्त इलाज करती है, और कोई भी उसके पास से भूखा नहीं लौटता। ये सुनते ही चौपाल पर जैसे एक हलचल सी मच गई। ये बात जब साहिल के कानों तक पहुंची तो वो चौंक गया। उसने सुहेल और नुहेल को बुलाया और कहा, ये औरत
कहीं अम्मी तो नहीं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को झटक दिया। नहीं, वो तो कब की मर चुकी होंगी। जंगल में कैसे जिंदा बचेंगी? सुहेल की बीवी जो पास खड़ी थी बोली, अगर तुम्हारी मां मर चुकी होती तो तुम्हारे घर में इतनी भूख और परेशानी नहीं होती। ये सुनकर तीनों भाइयों के सिर लटक गए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही थी। औरतें रोते रोते थक चुकी थीं और उनका खुद का मन अब पछतावे से घिर चुका था। तीनों भाइयों ने तय किया, चाहे जो हो, उस मां के पास जाएंगे, जो भी हो, अनाज मांगेंगे। और फिर अगले दिन सुबह के वक्त तीनों भाई अपने अपने बीवियों और बच्चों को साथ लेकर उस शहर की ओर निकल पड़े। उस अनजान शहर की ओर, जहां एक औरत रोटियां बना रही थी, लोगों की दवा कर रही थी और जिसे सब अब सफेद हिरण की मां कहते थे। उन तीनों के साथ पूरे गांव के लोग थे, जो अब हिरण की मां के पास अनाज लेने जा रहे थे। लेकिन उन तीनों बेटों को यह अंदाजा नहीं था कि वो औरत कोई और नहीं, बल्कि वही थी जिसे उन्होंने एक रात अंधेरे में जंगल के हवाले कर दिया था। वही हाथ जिन्होंने उन्हें पहला निवाला खिलाया था। वही आंखें जिनमें कभी उनके लिए डर और ममता दोनों बसी रहती थीं। अब वो मां थी, लेकिन अपने पुराने बेटों की मां नहीं। अब वो उस हिरण की मां बन चुकी थी, जिसने भूख में भी साथ नहीं छोड़ा, जिसने खून बहाकर भी मां की हिफाजत करने की कोशिश की। गांव से शहर तक का रास्ता आसान नहीं था। न मिट्टी वैसी थी, न हालात। रास्ते पर चलने वाले ये लोग कभी खुद को अमीर मालदार समझते थे, जिनके पास जमीन थी, घर था, दौलत थी और एक नाम था। लेकिन अब उनके हालात ऐसे थे कि वो रेंगने लायक भी नहीं थे। साहिल, सुहेल और नुहेल, तीनों भाइयों के चेहरे पर अब न कोई अकड़ थी, न गुरूर, बस एक थकन थी और आंखों में एक बुझा हुआ सा सवाल। उनके पीछे पीछे गांव के वो लोग भी थे, जिनके बच्चे अब घास चबाने तक को मजबूर हो गए थे। बूढ़ी औरतें जिनकी कमरें अब झुक गई थीं और छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ चुके थे। सबके चेहरों पर एक ही उम्मीद थी कि कहीं वो औरत मिल जाए जिसके बारे में सुना था कि वो किसी को भूखा नहीं लौटने देती। उसका नाम किसी को नहीं पता था, मगर एक नाम सबने सुना था, सफेद हिरण की मां। जब वो शहर की सरहद पर पहुंचे तो शाम ढलने लगी थी। आसमान हल्का सुनहरा हो गया था और दूर एक बड़े घर की छत से धुआं उठता नजर आया, जैसे कोई बड़ा खाना पक रहा हो। जैसे जैसे वो नजदीक गए, उनकी चाल धीमी होती गई। सामने एक बड़ा सा घर था, जिसके बाहर 100-200 लोगों की भीड़ थी। मगर भीड़ होने के बावजूद वहां कोई हंगामा नहीं था। सब लोग कतार में बैठे थे, कुछ जमीन पर, कुछ चटाई पर, और सबके चेहरे पर इंतजार था, लेकिन कोई शिकायत नहीं। वहां की हवा में खाना पकने की ऐसी खुशबू फैली हुई थी कि उनके भूखे पेटों ने जैसे खुद से चीख कर कहा हो, बस अब पहुंच गए। काफी देर तक दूर खड़े रहकर तीनों भाई सब कुछ देख रहे थे। हर तरफ सफाई थी, हर तरफ सलीका था। कुछ नौकर खाने की बड़ी बड़ी देगों से प्लेटों में खाना निकालते और एक एक करके सबके सामने रख देते। कतारें खामोशी से बढ़ती जाती और हर किसी को भरपेट खाना मिल रहा था। वहीं एक किनारे पर एक छोटी सी सादी झोपड़ी बनी थी। उसके सामने एक नीम का पेड़ था और उसके नीचे एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, जो एक सादा दुपट्टा ओढ़े थी। चेहरा थोड़ा सा ढका हुआ था, लेकिन उसकी चाल, उसके हाथों की हरकत और उसकी आवाज में एक ऐसी मोहब्बत थी जो दूर से ही दिल को छू रही थी। वही औरत हर थाली में अपनी तरफ से रोटी रखती और हर बच्चे के सिर पर हाथ फेरती। उस औरत के पास ही खड़ा था एक सफेद हिरण, इतना बड़ा, इतना खूबसूरत कि हर कोई उसे देखता रह जाता। लेकिन उसकी सबसे खास बात उसकी आंखें थीं, बहुत गहरी, बहुत ज़हीन लग रही थीं। वो हर आने जाने वाले को बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे हर चेहरे को पहचान रहा हो। जब तीनों भाई अपने परिवार के साथ उसी कतार में बैठ गए, तो उनकी हालत बाकी सबसे अलग नहीं थी। उनके चेहरे धूप से जले हुए थे, कपड़े मैले और फटे हुए थे, और आंखों में शर्म इस कदर थी कि वो ऊपर देखने से भी कतरा रहे थे। बच्चों को जैसे ही रोटियों की खुशबू मिली, उन्होंने मां की गोद में मुंह छुपा लिया, जैसे भूख अब एक सवाल बन चुकी हो, क्या इस बार हमें खाना मिलेगा? धीरे धीरे कतार आगे बढ़ी। लोग रोटियों की खुशबू में भीगते जा रहे थे और हर किसी की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। लेकिन उस कतार में बैठे तीन चेहरे ऐसे थे जिनका दिल अंदर से तूफानों से घिरा था। साहिल, सुहेल और नुहेल, तीनों भाइयों का दम घुट रहा था।
भूख उनके बच्चों की आंखों से झांक रही थी। बीवियां भी चुप थीं। बस उनकी आंखों में बसी थी एक उम्मीद कि शायद आज पेट भर जाए। उन्हें अब भी नहीं पता था कि जिस औरत के हाथ से रोटियां परोसी जा रही थीं, वो कोई गैर नहीं, उनकी अपनी अम्मी है। लेकिन किसी को सब कुछ याद था। वो सफेद हिरन अब तक खामोश अपनी जगह शांत खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे एक एक चेहरे को पढ़ रही थीं। जैसे ही तीनों भाई अपनी जगह से उठे और रोटियों के पास पहुंचने लगे, हिरन की सांसों की रफ्तार बदल गई। उसके नथुने फड़कने लगे, कान एकदम सीधे हो गए और उसके पैरों में एक अजीब सी बेचैनी आ गई। कुछ तो था जिसे उसने पहचान लिया था, कुछ ऐसा जो उसे याद दिला रहा था उस काली रात की, जब उसकी मां को एक बैलगाड़ी में बैठाकर घने जंगल में छोड़ दिया गया था। जब तीन साए उसे अकेलेपन में धकेल कर चले गए थे। साहिल जैसे ही अपने बेटे का हाथ थामे आगे बढ़ा, हिरन ने एक भयानक सी आवाज निकाली, जैसे कोई धमकी दे रहा हो। आवाज इतनी भारी थी कि पास बैठे कई लोग सहम गए। कुछ बच्चे डर के मारे अपनी मां की गोद में छुप गए। हिरन अब तेज कदमों से साहिल की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में न वो सुकून था, न प्यार, बस एक गुस्सा था, एक पुराना दर्द, एक सुलगती हुई याद। साहिल रुक गया। उसने एक पल को हिरन की आंखों में देखा और ठिठक गया। सुहेल और नुहेल भी वहीं रुक गए। सफेद हिरन अब उनकी तरफ सीने तान कर खड़ा हो गया था। उसके सींग कुछ नीचे झुके थे, जैसे एक पल में झपट सकता हो। वहां मौजूद लोगों ने देखा कि अब हिरन अलग ही रूप में है। ये वो जानवर नहीं जो सिर्फ मोहब्बत करता है। ये उस मां का पहरेदार था जिसको जंगल में कभी कुचल दिया गया था। सौदागर जो दूर खड़ा था, भागता हुआ आया। उसकी आवाज तेज थी, क्या हुआ, क्यों भड़क गया ये? लेकिन हिरन सिर्फ तीनों भाइयों को घूर रहा था। उसने किसी और की तरफ देखा तक नहीं। सुल्ताना बेगम उस वक्त अपनी छोटी सी टोकरी में रोटियां रख रही थी। उन्होंने जब ये सारा शोरगुल सुना तो सिर उठाया। हिरन को ऐसे बर्ताव में उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्होंने आगे बढ़ते हुए आवाज लगाई, क्या हुआ बेटा, शांत हो जा, किसी को कुछ मत कह। लेकिन हिरन वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। फिर वो दो कदम और आगे बढ़ा, जैसे साहिल को रोक रहा हो। साहिल की बीवी डर कर पीछे हो गई। बच्चा रोने लगा। तभी सुल्ताना बेगम तेजी से आगे बढ़ी और हिरन के पास पहुंचकर उसके सिर को थाम लिया। बस कर बेटा, कुछ नहीं करना, शांत हो जा। उनकी आवाज में एक ठहराव था, लेकिन आंखों में हैरानी भी थी। सुल्ताना बेगम ने फिर नजरें उठाईं और जैसे ही उनकी आंखें साहिल, सुहेल और नुहेल पर पड़ीं, वो चेहरों पर जमी धूल, वो फटे कपड़े, वो झुके हुए सिर, एक पल को उनकी रूह तक कांप गई। हाथ से रोटियों वाली टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसमें से रोटियां बिखर गईं। सुल्ताना बेगम का दुपट्टा थोड़ा सरक गया। सामने खड़े तीनों भाई सिर उठाकर देख ही रहे थे कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। वो चेहरा, वो चेहरा जिससे उन्होंने मुंह मोड़ा था, वो चेहरा जिसे उन्होंने जंगल में अकेला छोड़ दिया था, वो चेहरा अब उनके सामने था, जिंदा, मजबूत। अम्मी? साहिल के मुंह से बस इतना निकला, जैसे किसी ने उसके सीने से पत्थर हटा दिया हो। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका बदन कांप रहा था। सुहेल और नुहेल भी चुपचाप वहीं ढह गए। तीनों अब फूट फूट कर रो रहे थे, जैसे सालों का दर्द अब एक आंसू बनकर बाहर निकल रहा था, जैसे पेट की भूख दिल के पछतावे से हार गई हो। अम्मी, हमने आपको छोड़ दिया था, हमें मार दो अम्मी, हमें माफ मत करना। सुल्ताना बेगम वहीं खड़ी रहीं। उनकी आंखों से सैलाब बह रहा था, पर होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हिरन का सिर अपने सीने से लगाया। शांत हो जा मेरे लाल, ये तेरे भाई हैं। हाँ, इन्होंने गलती की थी, बहुत बड़ी गलती, पर गलती इंसान से होती है। वक्त गुजर गया है और अब ये टूट चुके हैं। हिरन की सांसें धीमी हुईं। उसने पीछे हटकर तीनों भाइयों को देखा। उसमें अब न गुस्सा था, न नफरत, सिर्फ एक नजर जो सब कुछ कह गई। सुल्ताना बेगम तीनों बेटों के करीब आईं, उनके सिर पर हाथ रखा। उठो बेटा, जब मां का दिल नहीं टूटा तो तुम क्यों टूटे हो? तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन आज तुमने भूख में रास्ता सही चुन लिया। यही बहुत बड़ी बात है। भीड़ अब ये सारा मंजर देख रही थी। शहर के लोग भी अब जान चुके थे कि ये सफेद हिरण की मां कोई आम औरत नहीं, एक ऐसी मां थी जो इतना सब होने के बाद भी अपने बेटों को नहीं भूली। एक मां जिसने अपनों की बेरुखी में भी पराइयों को अपना बनाया।
सौदागर पास आया और तीनों भाइयों से बोला, ये सब, ये आपकी माँ हैं? तीनों भाइयों ने शर्म से सिर झुका लिया। हाँ, ये हमारी अम्मी हैं। और हम सबसे बड़े बेकार हैं। सौदागर को यह सारा सच पता चला कि जिन बेटों ने अपनी ही मां को अंधेरे जंगल में छोड़ दिया था, वही अब उसी मां के दरवाजे पर खड़े हैं। उसका खून खौल गया, उसका चेहरा सख्त हो गया, आंखों में गुस्सा उतर आया और उसने उसी वक्त अपने नौकरों को आवाज दी, इन लोगों को यहां से बाहर निकालो, अभी के अभी। लेकिन उससे पहले कि कोई हरकत करता, एक थका हुआ लेकिन प्यार भरा हाथ उसके बाजू पर आकर टिक गया। ये हाथ सुल्ताना बेगम का था। उन्होंने बड़ी नरमी से कहा, नहीं बेटा, माँ किसी को धक्के से नहीं निकालती। माँ अगर गुस्से में होती तो आज इनकी रोटियों में नमक न रखती। सौदागर की आंखों में अब भी नाराजगी थी। अम्मा, इन्हीं की वजह से तो आप जंगल में रहीं, तकलीफें उठाईं, ये रात में जंगल के हवाले कर आए थे आपको। सुल्ताना बेगम ने गहरी सांस ली और बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, बेटा, माँ के सीने में दिल होता है, तिजोरी नहीं, जो बच्चे जब चाहें बंद कर दें और जब चाहें खोल लें। ये मेरे बेटे हैं, भटके थे, लेकिन अब ये समझ चुके हैं। अब अगर मैं इनका हाथ न थामूं, तो कौन थामेगा? सौदागर सन्न रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि एक माँ का दिल कितना बड़ा होता है। और शायद उसी दिन उसने तय कर लिया कि अब ये औरत सिर्फ उसकी अम्मा नहीं, इस पूरे शहर की शहजादी बन चुकी है। कुछ ही दिनों में हवेली के आंगन में रौनक लौट आई। तीनों बेटे अब माँ के सामने नजरें झुकाकर चलते थे। घर का हर काम अब वो खुद करते थे, चाहे चूल्हे में लकड़ियां डालनी हो या आंगन से पत्ते समेटने हों। माँ की हर जरूरत का ख्याल रखते थे। सुहेल की बीवी, जो पहले सुल्ताना बेगम से कतरा कर रहती थी, अब हर रोज उनके पांव दबाने बैठती थी। नूहेल के बच्चे अब सुल्ताना बेगम के पास आकर लोरी सुनते थे। और साहिल, जो कभी एक रोटी को फिजूल खर्ची कहता था, अब खुद अपने हाथों से आटा गूंथता था। सौदागर ने अपने ही आंगन में एक नई खूबसूरत हवेली बनवाई। ऐसी नहीं जिसमें महंगे फर्श या चमचमाते पर्दे हों, बल्कि वो हवेली जो सुल्ताना बेगम की सादगी, प्यार और मोहब्बत की पहचान बन गई। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, जिसके नीचे चटाई बिछाकर सुल्ताना बेगम बैठती। उनके पास अब भी वही छोटी सी टोकरी होती, जिसमें रोटियां रखी जाती। फर्क सिर्फ इतना था कि अब रोटियां बनाने वाली अकेली नहीं थी, उनका पूरा कुनबा उनके साथ था। गांव के वो लोग जो भूख से बेहाल होकर शहर आए थे, उन्हें भी वहां इज्जत और प्यार मिला। सौदागर ने हर परिवार को अनाज, कपड़े, जरूरी सामान देकर विदा किया और कहा, अब जाओ, अपने गांव को फिर से बसाओ। भूख ने तुम्हें जो सिखाया है, वो अब दूसरों को सिखाना। लोग आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद लेकर वापस लौटे। हवेली में अब सबसे प्यारा मेहमान बन चुका था वो सफेद हिरण, जो कभी जंगल में जख्मी पड़ा था। अब उसकी आंखों में सुकून था, चाल में ठहराव था और शरीर में गरिमा थी। बच्चे उसे बड़ा भैया कहकर पुकारते थे और वो भी उनके साथ खेलता, दौड़ता, कभी कभी झूठा गुस्सा भी दिखाता। वक्त गुजरता गया, हवेली की रौनक बढ़ती रही। हर शाम वहां से रोटियों की वही महक उठती थी, जो कभी खुशबू नगर की गलियों में घुलती थी। सुल्ताना बेगम अब बूढ़ी हो चली थीं, बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो सिर्फ उस औरत के चेहरे पर आती है जिसने माफ किया हो, समझा हो और फिर से जिया हो। आज की कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।